हेलो बच्चों, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, यानी आपके हाल चाल जो है बढ़िया रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं भैया डर नामक एक विषय का। यानी आज हम बात करेंगे एक डर नामक कोई विषय है उसका, उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी वो विषय आखिर है कौन सा भैया? वो रसायन विज्ञान है, जिसको आप केमिस्ट्री कहते हो अंग्रेजी में। अधिकांश बच्चों यानी 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे होते हैं, उन सभी बच्चों को केमिस्ट्री में डर लगता है नहीं? तो सबसे पहले आप सभी का जो है अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो आइए आज हम समझते हैं कि आखिर ये केमिस्ट्री है क्या, है नहीं? तो कक्षा 11 के वैसे अंतर्गत आएगा, कक्षा 11 के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर ये वीडियो जो है 9, 10 वाले भी देखते हैं, 9 कक्षा 9 के बच्चे, 10 के बच्चे, 11 के बच्चे, 12 के बच्चे, कोई भी वीडियो इसको देखेगा तो सबके लिए कारगर रहने वाली है नहीं? तो आखिर ये जो केमिस्ट्री है भैया, ये है क्या? देखो, एक अंग्रेजी में कहावत कही जाती है। कहावत है कि नो लाइफ इज पॉसिबल, नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री, विदाउट केमिस्ट्री। यानी ये एक स्लोगन है, समझ सकते हो, नारा तरीके से है रसायन विज्ञान का। एक वाक्य है कि रसायन विज्ञान के जो बिना जीवन संभव नहीं है। अब वो जीवन चाहे हमारा हो, यानी ये कह लो चाहे जीव में हो, या फिर ये कह लो कि वनस्पति में हो, किसी का भी जीवन संभव नहीं है बिना इस केमिस्ट्री के। आखिर ये जो हमारी केमिस्ट्री है भैया, ये है क्या? तो देखो, थोड़ा इसके बारे में कुछ बात करने वाले हैं, और एक तरीके से बेसिक वीडियो आज का रहने वाला है। हमारी जो क्लास इंटर की रेगुलर चल रही है वो चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। उसमें हमें एक दूसरे पार्ट में एक चैप्टर देना है, सॉरी एक वीडियो देना है बच्चों को, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल है। हो पाएगा देखो आज ही, नहीं तो फिर कल शूट करेंगे उसको। आखिर ये केमिस्ट्री भैया है क्या? तो देखिए, केमिस्ट्री की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो सन 18वीं शताब्दी से इसका जो विकास है अपनी चरम सीमा की ओर अग्रसर हुआ। और ये कहा जाता है कि लगभग 18वीं शताब्दी से हम कह लें तो रसायन विज्ञान यानी विज्ञान की ही एक शाखा का जन्म होता है 18वीं शताब्दी में। आज ये लगभग वर्तमान में हम देखें तो अपने में बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। हम आप सब विद्यार्थी और शिक्षक भी इस विषय को शायद मेरे ख्याल से उतना बढ़िया महत्व शिक्षक तो दे रहे हैं जो इस विषय का है, लेकिन विद्यार्थी महत्व नहीं दे रहे हैं। और इन्हीं सब का कारण जानते हो क्या है? कि उनको एक भय जैसा बना रहता है कि सर केमिस्ट्री बहुत टफ लगती है। भैया टफ ये बिल्कुल नहीं है। इसको सिर्फ आप समझेंगे तभी ये समझ पाएंगे। आप सोचो कि हम जैसे रट लें, तो भैया रटना बहुत मुश्किल का काम है, रट नहीं पाओगे। रटने से चीजें आती तो हैं, लेकिन जाने में भी उनका समय फिक्स होता है कि आपने आज सीखा वो कल आपसे फिसल जाएंगी, है नहीं? तो रटना नहीं है, प्यार से चीजों को समझिए। आखिर होता क्या है, चीजों को कैसे समझते हैं, ये चीज आप पर निर्भर करती है कि आप कितनी जल्दी चीजों को समझ पाते हैं। देखो, शुरुआत यही है कि आखिर केमिस्ट्री है क्या भैया? हर एक एंगल में केमिस्ट्री है। हमने कहा ना, ये विज्ञान की एक शाखा है। परिभाषा बोले जा रहे हैं, आप सुनिएगा, अगर चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो अभी जब चैप्टर को शुरू करेंगे तो उसमें परिभाषा वगैरह सब बताएंगे पूरी बात। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना व परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। हमने कहा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना व परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। समझ गए ना? यही रसायन विज्ञान है भैया। हमारे जीवन में किस प्रकार हमको ये प्रभावित कर रही है, यानी हमारा जीवन इस पर किस प्रकार से निर्भर है नहीं? तो किस प्रकार से निर्भर है वो हम चीजों को समझते हैं। देखो, हमने ये जो सेंटेंस दिया है आपको, इसका वास्तव में कुछ ना कुछ मतलब जरूर रहने वाला है। देखो, हमारे जीवन में जो भी कुछ है, यानी हम अगर ये कह लें कि सुबह से लगा के शाम तक जो भी कुछ हमारी दिनचर्या है, वो इनके बिना कुछ हो ही नहीं सकती। यानी हम अगर कह लें स्लीपर से लगा के हेयर ऑयल तक का, यानी कपड़े, नहाना धोना, पानी पीना, ये सब इसी का एक हिस्सा है। यानी हम इन्हीं में कह लें कि कार्बनिक चीजों को, कार्बनिक कह लें या फिर केमिकलिक चीजों को प्रयोग में लाते हैं, है ऐसा नहीं है भाई। दैनिक जीवन एक हम अगर बात कर लें, जो हमारा दैनिक जीवन है, उस दैनिक जीवन में जो भी कुछ है
हमारे सुख सुविधा की जितनी भी चीजें हैं वो लगभग इसी से जुड़ी हुई हैं, यानी वो कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान का एक हिस्सा है नहीं। दूसरी बात अगर हम कर लेते हैं भाई, तो कृषि क्षेत्र में अगर हम देखें, कृषि क्षेत्र में अगर हम देखें तो आज से 5 साल 10 साल पहले फसल का उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता था, लेकिन जैसे जैसे हमने केमिकल को बढ़ावा दिया, थोड़ा सा उपयोग में ज्यादा कर दिया, फसल हमारी बढ़िया होती गई, हाइजेनिक फसल हो रही है, मतलब हाइब्रिड फसल हो रही है। जिस खेत में गेहूं की बात कर लें 2 कुंटल होता था 5 कुंटल हो रहा है, धान की बात कर लें 1 कुंटल होता था 4 कुंटल हो रहा है, नहीं बढ़ गया रेशियो। ये सब संभव किस लिए हुआ भैया? कृषि के क्षेत्र में हम कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, है नहीं, इन सब का जो है प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं, अगर हम खाद्य सामग्री के रूप में अगर देखें तो खाद्य सामग्री भैया, हम जो भी कुछ खाते हैं, जो भी कुछ हम खाते हैं पीते हैं, उन सबको अगर देखें कहीं ना कहीं उसके जो फैक्टर हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं, यानी वो इसी की शाखा में है नहीं। जैसे हम बात कर लें, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है, दाल ले रहे हैं प्रोटीन मिलता है नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं एक पेय पदार्थ है लेकिन कार्बोनेटेड वाटर है मिलता है, दूध पी रहे हैं तो यानी कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन फैट सब कुछ मिलता है, दही खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, तो भैया जो भी कुछ हम खा पी रहे हैं, यहाँ से लगा के पानी तक भी अगर हम ले रहे हैं तो उसमें भी मिनरल उपस्थित हैं, लवण उपस्थित हैं, खनिज कह सकते हो उपस्थित हैं, सब कुछ है। हम जो क्लॉथ पहने हुए हैं, कपड़े पहने हुए हैं, हमने कहा ना कि हमारी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो सब रसायन के एक हिस्से से बनी हुई हैं, समझ रहे हैं ना। आगे भी और देखो क्या क्या है खाद्य सामग्री में, जैसे अनाज हो गया भैया, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, है नहीं, सब्जियां हो गई, फल हो गए भैया, ये सब आदि कर लो, बहुत सारी चीजें हम जो भी खाते पीते हैं वो सब कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई है। दूसरी बात अगर हम करते हैं उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में अगर हम देखें, यहां पर भी ना उद्योग जिसका भी होता है, जिस भी चीज का हम उद्योग कर रहे हैं, यानी बना रहे हैं उसको इंडस्ट्रियल एरिया में, फैक्ट्री में, फैक्ट्रीज बड़े बड़े कारखानों में बना रहे हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं रसायनों का प्रयोग बहुत धड़ल्ले से किया जा रहा है, उच्च मात्रा में किया जा रहा है। और अगर हम बात कर लें युद्ध क्षेत्र की, अगर हम बात करते हैं, वहां भी अत्याधुनिक हथियार, गोला बारूद, मिसाइल, बम सब बनता चला जा रहा, गर्मी थोड़ा ज्यादा बढ़ी हुई है, तो युद्ध क्षेत्र में भी भैया रसायन का ही महत्व है। यानी हम ऐसे विषय से नजरअंदाज करे बैठे हैं जो हमारे चारों तरफ दिख रहा है हमको, है नहीं, थोड़ा वेट करिएगा। बहुत गर्मी है आज, उमस बहुत ज्यादा हो गई भाई, यानी हम ये कह लें कि हम ऐसे सब्जेक्ट से दूर भाग रहे हैं जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है, समझ रहे हैं ना आप। हम गलती कर रहे हैं, हमें ऐसे विषय से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसका डट के सामना करना चाहिए। आज कोई भी एग्जाम नहीं है जहां ये अपनी दस्तक ना दे रहा हो, हर जगह इसकी पहुंच है। यानी इसकी हम अगर बात कर लें तो ये आईपीएस सीरीज में चल रहा है भैया, ये हर जगह इसकी एंट्री है। कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन लेवल का हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, जहां कहीं भी जीके जीएस पूछा जा रहा है, उन हर जगहों पर ये इसके क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं।
समझ रहे हैं ना। दूसरी बात कर लें, कक्षा 12 के बाद में, कक्षा 12 के बाद में अगर हम लोग अगली कहीं पढ़ाई के लिए एडमिशन लेते हैं, बच्चे जैसे बीएससी करने के लिए कहीं ढंग के कॉलेज में जाते हैं, एंट्रेंस होता है, CUET होता है, परीक्षा होती है ना। मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, MBBS करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, नीट का पेपर देते हैं। नीट में इसका एक अच्छा खासा वेटेज है, 45 क्वेश्चन लगभग में पूछे जाते हैं। जेईई मेंस की बात कर लो, वहां भी केमिस्ट्री पूछी जाती है। भैया ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर ये केमिस्ट्री ना पूछी जाती हो, लेकिन हाँ सबका रेशियो अपना अलग अलग है, वेटेज सबका अलग अलग है। जैसे 12th के बाद आप जस्ट कोई एग्जामिनेशन में बैठते हो तो वहां पर मान लीजिए कि इसका अपना एक अलग से रेशियो पूछा जाता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जब आप बैठने जाते हो तो वहां पर इसके 2 4 5 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो भैया हम ऐसे विषय से क्यों भागें दूर, है नहीं। ये आपका चैनल इसीलिए यहाँ पर पहुंचा है कि इस डर को हम आपसे दूर कर पाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, हम पैरासीटामॉल आपको खिला पाए, बुखार आपका दूर हो जाए, क्यों, समझे भैया। तो और सुनो, जितनी भी हमारी औषधि है, औषधि के क्षेत्र में भी इसका उपयोग है। जितनी भी दवाइयां बन रही हैं, जो भी एनर्जी ड्रिंक बन रही हैं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सक्रोज, साल्ट घर में, शक्कर, तेल, जो भी है, मतलब अपनी भाषा में हम अगर कह लें तो भैया सब यहीं से तो है। हम अगर आपसे बात करें, आपसे हम कह दें कि आप कसम खा लो सुबह से लगा के 2 घंटे तक, सिर्फ केवल 2 घंटे तक इस केमिस्ट्री से जुड़ी हुई किसी चीज का प्रयोग मत करिएगा भैया, तो आपको लोग मेडिकल कॉलेज में दिखाना शुरू कर देंगे। वास्तव मानिए, आप बात मानिए, क्यों कर देंगे, दिखाना शुरू कर देंगे। जब आप केमिस्ट्री की चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे तो शायद आप, मेरे ख्याल से आपका जीवन 2 घंटे में सन्यासी से भी गया गुजरा होगा। हम सन्यासी को मतलब कोई गलत नजर से नहीं देख रहे हैं, सन्यासी जिसने मोह माया त्याग दी हो, है नहीं। मतलब ये कह लें कि एक आम आदमी से भी जीवन आपका बेहतर हो जाएगा, गिरा हुआ हो जाएगा। उस समय आप क्या करेंगे बताओ, लोग हंसेंगे ऊपर। तो इसलिए ना हंसें, केमिस्ट्री का प्रयोग करेंगे। और वो केमिस्ट्री का प्रयोग जब आप करते हैं तो फिर डरना किस चीज का भाई, उसको समझो ना प्यार से, उसको समझिए प्यार से, समझोगे तभी कुछ संभव है। तो भैया ये कुछ इसके विभिन्न क्षेत्र हैं जहां पर ये अपने पंख पसारे फरी हुई है, और पंख पसार के समझो उड़ रही है धीरे धीरे, है नहीं। तो ऐसे विषय को मेरे ख्याल से आप नजरअंदाज भाई मेरे मत करिए, तो सीखते हैं कुछ। ये सेंटेंस ध्यान रखिएगा, नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। वनस्पति जगत में भी इसका बहुत बड़ा खेल है, और अपने केमिस्ट्री में तो बहुत बड़ा खेल है ही भैया, अपने मानव जीवन में। शुरुआत करते हैं हम यौगिक से। अधिकांश बच्चे जो हमारे होते हैं, प्रिय छात्र, हमारे छात्र छात्राएं, बालिकाएं, बिटिया, लड़के हैं ना, ये सब होते हैं भाई, तो इनको एक समस्या रहती है, सर हम फार्मूला नहीं लिख पाते हैं। मेन जो पॉइंट उठता है वो यहीं से उठता है कि सर फार्मूला कैसे लिखें। तो भैया फार्मूला लिखने का हम एक जादुई तरीका आपको बता दे रहे हैं। आज के बाद कोई दिक्कत आपको फार्मूला में नहीं आएगी, समझ रहे हो ना। लेकिन है, ये फार्मूले सिर्फ एक ही प्रकार के नहीं है। आप पहले जो हम बता रहे हैं इनको समझो, फिर दूसरे बताएंगे, तीसरे बताएंगे। ओवरऑल हम कह रहे हैं 2 3 4 प्रकार, 3 प्रकार से मान के चलो आपके फार्मूले हैं। अच्छा, जो यौगिक हैं वो कितने प्रकार के हैं, जरा हम उस पर चर्चा कर लें। तो भैया यौगिक आयनिक भी होते हैं। कैसे होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, सहसंयोजी यौगिक होते हैं, सहसंयोजी यौगिक होते हैं, उपसह संयोजी यौगिक होते हैं, उपसह संयोजी यौगिक होते हैं। ठीक है, ये तो बंध के आधार पर हो गए 3 प्रकार के यौगिक। किसके आधार पर हो गए, बंध के आधार पर, समझ रहे हैं ना। उसके बाद कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं भाई, कार्बनिक यौगिक होते हैं। उसके बाद में जटिल यौगिक होते हैं।
जटिल यौगिक होते हैं। देखो इनका तो स्पेशल अपना एक चैप्टर है, इंटर में वो पढ़ेंगे आप। कार्बनिक यौगिक में जब हम सेकंड केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो आपको कार्बनिक यौगिक आराम से समझ में आएगा। उपसंयोजी, संयोजी और आयनिक, इन तीनों को हम पाठ नंबर 4 में पढ़ेंगे। यानी हम बात कर लें तो ये सारे यौगिक हमें आपस में कहीं ना कहीं चैप्टर में पढ़ने होते हैं। लेकिन हम बेसिक में क्या पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। भैया हम बेसिक में जो पढ़ने वाले हैं ना, अकार्बनिक यौगिक पढ़ने वाले हैं। कैसे यौगिक पढ़ेंगे भाई मेरे? अकार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे। अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। अकार्बनिक यौगिक जितने भी होते हैं ये सब निर्भर किस पर करते हैं भाई मेरे? तो तत्व पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? तत्व पर। आखिर तत्व क्या होता है? तो तत्व भैया वे शुद्ध पदार्थ होते हैं। देखते हैं जरा वीडियो शूट हो रहा कि नहीं हो रहा। बन तो बढ़िया रहा है, ठीक है। तत्व वे जो है शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनमें समान प्रकार के परमाणु विराजमान होते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनमें समान प्रकार के परमाणु उपस्थित रहते हैं। समझ रहे हैं ना? या वे तत्व पदार्थ जिनमें समान प्रकार के परमाणु उपस्थित रहते हैं तत्व कहलाते हैं। आप ये समझ सकते हो। तत्वों की संख्या आवर्त सारणी में 118 रहती है। हमने एक वीडियो पढ़ा रखा भैया, आवर्त सारणी पढ़ा रखा है। जिस किसी को भी आवर्त सारणी में समस्या आती है आप उस वीडियो को 2 बार 4 बार जितनी बार चाहो उतनी बार देख लो, समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें ट्रिक भी बता रखी मैंने, कैसे याद करोगे उसको। तत्व की बात करते हैं। तत्व जब अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग या ग्रहण करते हैं तो कुछ बनाते हैं आयन। क्या बनाते हैं भैया? आयन बनाते हैं। और यही आयन कितने प्रकार के हो जाते हैं? 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक धनायन होता है और दूसरा ऋणायन होता है। बात को जरा सुनिएगा ढंग से। एक धनायन हो जाएगा, दूसरा ऋणायन हो जाएगा। ठीक है। धनायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और ऋणायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है। धनायन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लिख रहे हैं हाइड्रोजन प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। Li प्लस 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। पोटेशियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। यानी हम अगर ये कह लें कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है यानी 1 प्लस है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा किसी को। ठीक है। इसी प्रकार से Ag प्लस की बात कर लें, सिल्वर प्लस है। इसी प्रकार से हम बात कर ले भैया NH4 प्लस की, यानी ये सब इलेक्ट्रॉन अपने अपने जो है एक एक दे रहे हैं। ठीक। अब 2 की बात कर लेते हैं तो 2 में भैया बेरिलियम डबल प्लस है, कैल्शियम डबल प्लस है, मैग्नीशियम डबल प्लस है, और की बात करें जिंक डबल प्लस है, कॉपर भी डबल प्लस है। लेकिन कॉपर सिंगल प्लस भी होता है जिसे आप क्यूप्रस कहते हो। ठीक है। इसी प्रकार से भैया Fe डबल प्लस है और Fe ट्रिपल प्लस है। ये दिखेगा नहीं आपको शायद, Fe जो है वो ट्रिपल प्लस है। समझ गए ना? एल्यूमिनियम भी ट्रिपल प्लस है। Sn10 की बात करें तो ये डबल प्लस भी होता है और 4 प्लस भी होता है। Pb की बात करें तो डबल प्लस होता है और Pb 4 प्लस होता है। समझ गए ना? Hg की बात करें भैया तो Hg डबल प्लस में भी होता है और Hg नहीं 4 प्लस में भी होता है। इसी कर लो। अब इनके अलावा आपको कुछ मिलेगा तो नहीं मिलेगा। समझ रहे ना? यानी एक चीज समझो कि आखिर इनको हम कहते क्या हैं। जैसे हमने ये हाइड्रोजन कहा तो ये हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन है। लिथियम है, क्या है? लिथियम है। सोडियम है, सोडियम है। पोटेशियम है, पोटेशियम है। सिल्वर है, अमोनियम है, बेरिलियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। जिंक है, कॉपर है। अब एक चीज समझो जरा,
यहाँ कॉपर डबल प्लस वाला है तो इसी को हम कहते हैं क्यूप्रिक। ये कॉपर सिंगल प्लस वाला है तो इसको कहते हैं क्यूप्रस। ये डबल प्लस वाला है तो फेरस पढ़ते हैं इसको, और ये ट्रिपल प्लस वाला है तो इसको फेरिक पढ़ते हैं। हमने एक बात क्लासों में बता रखी है, कम प्लस हो तो अस पढ़ोगे और ज्यादा प्लस हो तो इक पढ़ोगे, ठीक है, यही तो बता रखा है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, स्टेनस है, स्टेनिक है, प्लम्बस है, प्लम्बस है, प्लम्बिक है, प्लम्बिक, मर्क्यूरस है, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक है। समझ गए ना? यानी ये इतने जो हैं हमारे भैया ये धनावेश हैं, मतलब इन पर प्लस है, मतलब ये धनायन है, पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, समझ रहे हैं ना? और ये सब मेटल हैं। क्या है भाई? ये सब मेटल हैं, यानी धातुएं हैं। बात करते हैं कुछ ऋणायनों की। आखिर ऋणायन क्या होते हैं, है नहीं? तो ऋणायन की अगर हम बात करते हैं, ऋणायन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा हो कहीं ना कहीं से, ठीक है। जैसे OH माइनस की बात कर लें, हाइड्रोक्साइड होता है, OH माइनस हो गया, S माइनस माइनस हो गया, सल्फाइड होता है, SO3 माइनस माइनस है, सल्फाइट होता है, ध्यान रखना सल्फाइट होता है। SO4 माइनस माइनस है, सल्फेट पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? सल्फेट पढ़ते हो। O डबल माइनस है तो ऑक्साइड होता है। भैया इनको अगर एक बार याद कर लोगे ना तो हम ये गारंटी लेते हैं कि इनको कक्षा 11 में भी जरूरत पड़ेगी, 12 में भी जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, कोई साधारण फार्मूला आता है तो उसे भी आप इनकी सहायता से आराम से लिख सकते हो, है नहीं? बहुत काम की चीज है। O2 माइनस माइनस है भैया तो पराक्साइड कहते हो। CO3 है तो कार्बोनेट कहते हो। क्या कहते हो? कार्बोनेट कहते हो। Cn माइनस है तो साइनाइड पढ़ते हो, ठीक है। और NO3 माइनस है तो नाइट्रेट पढ़ते हो। NO2 माइनस है तो नाइट्राइट पढ़ते हो। और HCO3 माइनस है तो बाई कार्बोनेट पढ़ते हो, बाई कार्बोनेट पढ़ते हो। HSO4 माइनस है तो बाई सल्फेट पढ़ते हो, बाई सल्फेट पढ़ते हो। समझ रहे हो ना? F माइनस है क्लोराइड पढ़ते हो। Cl माइनस है क्लोराइड पढ़ते हो। Br माइनस है तो ब्रोमाइड पढ़ते हो। और I माइनस है तो आयोडाइड पढ़ते हो। ये नाम आप थोड़ा देखिएगा, है ना? समझ में आया कुछ? और भी है माइनस वाले, इतने ही थोड़ी ना है। आगे समझो। HCOO माइनस है तो फार्मेट पढ़ते हो। और CH3COO माइनस है तो एसीटेट पढ़ते हो। और अगर C2O4 माइनस माइनस है तो ऑक्सलेट पढ़ते हो। समझ रहे हैं ना? 80 से कर लेते हैं, आपके काम के इतने ही हैं। यानी ये हो गए माइनस वाले और ये हो गए प्लस वाले। अब जब हमारे अकार्बनिक यौगिक बनते हैं भैया तो वो इन दोनों की सहायता से बनते हैं। समझ रहे हो ना? कैसे बनते हैं तो अभी आपको सिखाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए तब आगे बढ़े फिर हम। बढ़िया दिख रहा है ना? साफ साफ दिख रहा होगा। भाषा थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा भाई मेरे, हमने बोल दिया है किसको क्या कहते हैं तो आप समझ के लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है। अब एक चीज समझो, इनको हम लिखते कैसे हैं। देखो इनमें सब फेल होता है भैया संयोजकता का। अब संयोजकता क्या है?
तो हम अभी बात करते हैं, आपको संयोजकता बताते हैं कि आखिर संयोजकता क्या होती है। अच्छा एक चीज सुनो, जो ये तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या फिर ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम कहते हैं संयोजकता। इसको अब इरेज कर दे रहे हैं, यानी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने व ग्रहण करने की जो क्षमता है भैया वो संयोजकता कहलाती है। समझ रहे हैं ना। संयोजकता शब्द का तात्पर्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों से होता है। और वो संयोजी इलेक्ट्रॉन आखिर होते क्या है? जैसे कोई तत्व अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो उस तत्व की जो संयोजकता है ना भाई मेरे, वो 2 है। कोई तत्व 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उस तत्व की संयोजकता क्या है? 2 है। लेकिन त्यागने से उस पर 2 आवेश बनेगा धन का, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो बनेगी प्लस की 2 बनेगी। और ग्रहण करने से जो उस पर 2 माइनस का चार्ज जाएगा तत्व पर, तो जो 2 माइनस के आवेश होंगे वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस की 2 हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। हम जो कह रहे हैं आप उसको समझो। हमने कहा अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है या फिर ग्रहण करता है तो त्यागने या फिर ग्रहण करने की जो संख्या है वो संयोजकता को प्रदर्शित करती है, वही तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ रहे हो ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित कहाँ रहते हैं भैया? तो संयोजी कोष में रहते हैं। संयोजी कोष कहाँ होता है? कोई भी तत्व अगर है तो उसका जो बाहरी कोष होता है वो संयोजी कोष होता है। उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ रहे हैं ना। अब कोई तत्व बाहर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो जितने भी ग्रहण कर रहा होगा उसकी संयोजकता होगी। त्याग रहा है, डोनेट कर रहा तब भी संयोजकता होगी। त्यागने या ग्रहण करने से उस तत्व पर जो भी आवेश आता है प्लस में या माइनस में, वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो हमारी इस प्रकार से 3 बातें क्लियर हुई भैया। हमने कहा कि संयोजकता क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, समझ रहे हैं ना। और उनसे बनने वाली जो चीजें हैं यानी आयन वो क्या है, तो हमने आयन तो पढ़ ही लिया। अब हम बात करते हैं कि हमें फार्मूले को कैसे लिखना है। जैसे हम आपसे अगर कहें 10 फार्मूले हम आपको बताने वाले हैं और 5 SW में देंगे। जैसे हम आपसे कहें कि फेरिक सल्फेट का फार्मूला लिखना है, फेरिक सल्फेट का, तो फेरिक सल्फेट का फार्मूला क्या बनेगा ये हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी बताना आप अगर आपको आता है तो। जैसे हम आपसे कहें अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला सर क्या होगा? अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, है नहीं। जिंक नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा? जिंक नाइट्रेट का जो है फार्मूला क्या होगा? समझ रहे हैं ना। 4 हो गए। 5 नंबर की बात करें हम तो फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होगा? फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा? 6 नंबर की अगर हम बात करें, हम पूछें क्यूपरिक क्लोराइड, क्यूपरिक क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? क्यूपरिक को ही हम कहते हैं भैया कॉपर, ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा। और एक चीज समझो, फेरस को भी कहते हैं आयरन, ये भी बात ध्यान रखना। ये कॉमन नेम होते हैं इनके कुछ। तो इनके फार्मूले आखिर क्या बनेंगे आगे देखते हैं थोड़ा सा। जैसे हम आपसे कहें कि कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला क्या बनेगा भाई? यानी 8 नंबर की बात कर ले, पोटेशियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या बनेगा? पोटेशियम कार्बोनेट का फार्मूला जो है वो क्या बनेगा? ठीक है। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये फार्मूले लिखते कैसे हैं? इनको लिखने के लिए आप इनके आयन को लिखो पहले। देखो शुरुआत यहीं से करते हैं। जैसे पोटेशियम का है तो पोटेशियम का पहला फार्मूला हमने क्या बताया था? K+ बताया था। और कार्बोनेट का क्या बताया था? CO3- बताया था। यही तो बताया था। यहाँ 2 माइनस है, इधर 1+ है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके 2 से इधर मल्टीप्लाई, इसके 1 से इधर मल्टीप्लाई, यानी K2CO3 इसका सूत्र हो गया। समझ गए ना। कैल्शियम एसीटेट है तो जो कैल्शियम है उसको इधर लिख लो और उस पर प्लस कितने होते हैं? 2। एसीटेट है उसको इधर लिख लो,
CH3 COO माइनस, इधर 2 है इधर 1 है, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 कहां से आया है, ये वाले 2 हैं, और 1 से मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 1 ही रहेगा, ये इसका फार्मूला हो गया। इधर की बात करें तो क्यूप्रिक मतलब Cu डबल प्लस था और क्लोराइड का मतलब Cl माइनस था। इधर 2 है इधर 1 है, 1 से इधर मल्टीप्लाई 2 से उधर मल्टीप्लाई, यानी CuCl2 बनेगा, इसका फार्मूला समझ रहे हैं ना। आगे बढ़े, फेरस सल्फेट है तो फेरस मतलब Fe डबल प्लस होगा और सल्फेट मतलब SO4 डबल माइनस होगा। दोनों प्लस और माइनस बराबर हैं तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब संख्या आयन में बराबर हो, यानी आवेश प्लस और माइनस का जब बराबर हो तो कहीं भी गुणा नहीं करते हैं, साधारण उसी को ऐसे ही नोट कर लेते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी इसका सूत्र बनेगा FeSO4। जिंक नाइट्रेट की बात करें तो जिंक मतलब Zn पर कितने प्लस होते हैं, 2, और NO3 माइनस मतलब 1 होता है। 1 से इधर मल्टीप्लाई 2 से इधर मल्टीप्लाई, ऐसे लगा लो, कुछ बच्चे ऐसे भी लगा लेते हैं, यानी Zn NO3 का होल ट्वाइस, इसका फार्मूला बन गया। एल्यूमिनियम सल्फेट है तो Al पर कितने प्लस हैं, 3 प्लस हैं, और सल्फेट पर माइनस कितने हैं, SO पर 2 माइनस हैं। 2 से इधर गुणा 3 से इधर गुणा, यानी Al2 SO4 का होल थ्राइस, ये इसका फार्मूला बन गया। अमोनियम कार्बोनेट की बात करें अगर तो NH4 प्लस और कार्बोनेट मतलब CO3 माइनस माइनस, 2 से इधर गुणा 1 से उधर गुणा, यानी NH4 कितने हो जाएंगे भैया, डबल हो जाएंगे, और CO3 सिंगल रहेगा। फेरिक सल्फेट है, Fe पर ट्रिपल प्लस होता है और सल्फेट डबल माइनस वाला है, तो 2 से 3 से गुणा। अब तो समझ गए ना पूरी बात। 2 मतलब इसकी बैलेंसी से इधर गुणा, इसकी बैलेंसी से उधर गुणा, आपको ये सिर्फ करना है। यानी Fe को 2 से और SO4 को 3 से गुणा करते हैं, समझ गए ना। उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा ये सब, है नहीं। थोड़ा बहुत याद करने की जरूरत है। जो हमने आपको शुरुआत में आयन लिखाए थे, आप सिर्फ उनको याद कर लो, कहानी बन जाएगी, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी, समझ रहे ना। 5 फार्मूले W है भैया, करके आइएगा आप। देखो जरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिखना है। अमोनियम क्लोराइड का लिखना है, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला आपको लिखना है। नंबर 3 है जिंक क्लोराइड का लिखना है, जिंक क्लोराइड का फार्मूला आप लिख लीजिएगा। नंबर 4 है भैया सोडियम सल्फेट का लिखना है, सोडियम सल्फेट का फार्मूला आपको लिखना है। और 5 की अगर हम बात करें तो पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला आपको लिखना है। और 6 नंबर पर पानी का सूत्र लिखना है, यानी जल का सूत्र लिखना है। 7 नंबर पर सल्फ्यूरिक अम्ल लिखना है, आपको सल्फ्यूरिक अम्ल लिखना है, ठीक है। ये 7 फार्मूले आपको लिख लेना है भैया। ये आज से अगर हम बात करें तो कक्षा 11 केमिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है, अभी एक आध क्लास बेसिक की रहने वाली है। उसके बाद आपको रेगुलर जो है एक क्लास पर डे अपलोडेड मिलेगी यूट्यूब पर, ठीक है। कक्षा 11 के जितने भी छात्र छात्राएं हैं भैया, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास रहने वाली है। और पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया जाएगा, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न चलेगा, है नहीं। और एक क्वेश्चन से मतलब एक छोटे छोटा क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जाएगा। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत रहती है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है भैया, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगर कोई समस्या रहती है तो, कोई सुझाव या शिकायत या कुछ आपको पूछना बताना है तो आराम से इस पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन मैसेज करिएगा, वेट करिएगा, रिप्लाई तुरंत नहीं मिल सकता है, हो सकता है थोड़ा लेट लपेट मिले, तो आराम से उसको मैनेज करिएगा, ठीक है। आज की क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी आपको, उम्मीद करते हैं। इसी चैनल पर कल से जो है, मैं एक बार पुनः बता दे रहे हैं, यूट्यूब पर जो है वही द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री चैनल पर कक्षा 11 की भी क्लास शुरू होने वाली है। कल पहले चैप्टर का पहला वीडियो आपको मिलेगा, आज ये क्लास की बेसिक की सिर्फ। जिनको आवर्त सारणी में समस्या है भैया, हमने एक वीडियो डाल रखी है आवर्त सारणी की, आप तुरंत उसको सर्च करिए, आराम से आवर्त सारणी को पढ़िए, या तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, मिल जाएगी, नहीं मिलती तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा, मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी आपको, ठीक है। ठीक है, सभी को नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल के नए वीडियो में।